पेमेंट्स और एसीसी। लेकिन रुक करते हैं न्यू ईयर कंपनी की तरफ, और आज हमारे रडार पे आईएफसीआई है और मिस्टर अतुल कुमार राय जो कि कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या कहें एनबीएफसी है, जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक असिस्टेंस, एक नोडल एजेंसी भी है कंपनी शुगर डेवलपमेंट फंड लोन्स के लिए, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज मुहैया कराने का काम करती है। आसान शब्दों में जो इसका कोर कारोबार है उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स देने का कारोबार करती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि कहें आईपीओ की फाइनेंसिंग वगैरह का काम है इस कंपनी का, लीज फाइनेंसिंग इत्यादि कारोबार है। मिस्टर राय, क्योंकि आपसे हम स्पेसिफिक कारोबार समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे समझना चाहेंगे जब ये कंपनी ओरिजिनली प्रमोट करी गई थी तो टर्म लेंडिंग या कहें प्रोजेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था ये। उसके बाद इस बिजनेस में, इस मॉडल में काफी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। अगर आप आसान शब्दों में आईएफसीआई का कारोबार समझा सकें, क्या बिजनेस मॉडल है, कहां से कोर रेवेन्यू से कंट्रीब्यूशन आता है, सब्सिडीज पे मैं फोकस बाद में करना चाहूंगा। नमस्कार आशीष। आईएफसीआई एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हैसियत से 1948 में स्थापित किया गया था, और जैसा आपने कहा इसका मुख्य कार्य था कि उद्योग के विकास के लिए फाइनेंस मुहैया कराए, और यही परंपरा जो थी वो जिसकी स्थापना हुई 1948 में 1993 तक बदस्तूर जारी रही। उसके बाद जो उस समय आर्थिक बदलाव आए उसमें ये पाया गया कि ऐसी कंपनियां जो हैं वो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहती हैं अपने फंड्स के लिए, और ये उचित नहीं है। उन्हें बाजार से उठाना चाहिए अपना पैसा। तो उसके बाद जो है एक बदलाव जो ये आया कि जो इस प्रकार की संस्थाएं थीं उनके सामने ये विकल्प रहा कि वो बैंक बने या न बने। तो आईडीबीआई और आईसीआईसीआई जो हमारे जैसी संस्थाएं थीं वो तो बैंक बन गई, आईएफसीआई वैसे ही रही जैसे पहले थी। उसके बाद एक संकट का दौर आया आईएफसीआई के सामने, क्योंकि जो ये परिवर्तन आए उससे हम सशक्त अपना जो है जूझ नहीं पाए। तो आज पिछले 4 वर्षों में कंपनी ने अपनी एक जो पहचान बनाई है वो, आप सही कह रहे हैं, वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में है, जो बैंक से मुख्यतः पैसे उठाती है और उसके बाद मध्यस्थता करती है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बैंकों के मुकाबले ज्यादा होती है। बिल्कुल। जैसा कि अगर मैं अभी कहूं तो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो चूंकि बैंक से उठाते हैं उसके बाद वो पैसा देते हैं, तो करीब पूरे हमारी एसेट की बेस के ऊपर करीब 11% के करीब जो है हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स आती है, क्योंकि हम डिपॉजिट नहीं ले सकते। पर और ये क्योंकि आप फंडिंग की, क्योंकि आपने कहा आपका कोर बिजनेस है फाइनेंस मुहैया कराने का काम है, आपका फंडिंग के लिए बैंक्स पे मेजरली निर्भर करते हैं, लेकिन क्या अदर मीन्स ऑफ फाइनेंस भी आपने ओपन अप कर रहे हैं, क्योंकि आप हाल फिलहाल आप बॉन्ड्स के जरिए भी पैसे उठाते हैं, तो उससे क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स आपके कुछ कम होते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बॉन्ड के जरिए हमने पैसा उठाना शुरू किया पिछले 2 वर्षों में, और हम इसमें हमें सफलता भी मिली है। लेकिन ये भी बात सही है कि बॉन्ड के जरिए भी पैसा उठाने में कॉस्ट जो है उसकी ज्यादा रहती है, और ये रिटेल बॉन्ड नहीं है ये, तो ये इसमें जनता पैसा नहीं लगा सकती क्योंकि हम डिपॉजिट टेकिंग नहीं है। तो बॉन्ड के जरिए हमने उठाया पैसा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए भी पिछले 2 वर्षों में हमारी एलिजिबिलिटी थी, तो उस पात्रता का लाभ उठाते हुए हमने पैसा उठाया। चलिए, क्योंकि आपने कहा फाइनेंस मुहैया कराना या फिर कहें लोन देना आपका मुख्य कारोबार है, 2009 से 2011 जिस पीरियड की आपने भी बात करी, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था आपकी लोन बुक में, 41% CAGR यानी कि सालाना की दर से बढ़ती हुई नजर आई थी। FY12 जिसके आपने अभी नतीजे घोषित करे, उसमें लोन बुक में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली? क्योंकि अगर मैं सही हूं तो मुझे याद है मैनेजमेंट ने गाइड करा था 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ की बात करी थी। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन एडअप करना चाहूंगा, क्या फिर जो 40% प्लस ग्रोथ है एक निवेशक एक्सपेक्ट करे आईएफसीआई से अगले 3 सालों में वापस आती हुई नजर आएगी? वो जो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा था 1 वर्ष पहले कि हमारी जो आस्तियां हैं, एसेट्स हैं, वो करीब 25 से 30% की दर से बढ़ पाएंगे, लेकिन वो तो अब प्रागैतिहासिक काल की बात लगती है, क्योंकि उसके बाद इतने ज्यादा बदलाव आए हैं इंटरेस्ट रेट के ढांचे में, और जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक जो की स्थिति बिल्कुल खराब थी। लेकिन फिर उसमें ग्रोथ में जी FY12 में फिर लोन ग्रोथ किस तरह की रही है राय साहब?
मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में अगर बता दूं तो बैलेंस शीट करीब 10% बढ़ी है। ओके। और नए सैंक्शंस जो हैं हमारे 37%, हमारा जो टारगेट था उसके 37% हैं। तो काफी हमने अपने आप को बढ़ने से खुद जानबूझ के रोका है। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे एसेट्स जो हैं उसमें 10% की ही वृद्धि हमने दर्ज की है साल भर में। जी राय साहब, आपने कहा हालात खराब थे। फैक्ट है कि मैक्रो एनवायरनमेंट काफी कमजोर होता हुआ नजर आया था, पर कल जब रिजर्व बैंक की पॉलिसी आई थी तो उसमें एग्रेसिव और सरप्राइज मूव देखने को मिला। आप इस मूव को कैसे देख रहे हैं और इसका आईएफसीआई को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्या प्रेशर ईज ऑफ होता हुआ नजर आएगा अब? जी हम तो इसकी अपेक्षा कर रहे थे बहुत दिनों से कि जो एक जिसको कहा जाए कि एक इन्फ्लेशन फेटिश जो है, उसको अंग्रेजी में जिसको कहा जा सकता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में अब और ज्यादा देर न टिके। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि या तो वो फूड आर्टिकल्स हो गए या क्रूड ऑयल या एनर्जी प्राइसेस हो गए, ये जो महंगाई की जो संरचना थी वो बहुत ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी से प्रभावित होने वाली नहीं थी। और हमने ये पाया भी कि 7% तक आते आते वो चाहे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने भी बढ़ न क्यों गए हों, वो शिथिल हो गया उसका प्रभाव। लेकिन साथ साथ ग्रोथ की जहां तक हम बात करते हैं तो वो तो कमजोर पड़ी है, पिछले 1 वर्षों से कमजोर पड़ी है। लेकिन तो ये 50 बेसिस पॉइंट की जो कमी हुई है पॉलिसी रेट में, ये इसका स्वागत करते हैं। और पर इससे आपको, आपकी कंपनी को, आईएफसीआई को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली कहा था काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था, मैक्रो एनवायरनमेंट कमजोर था। अब क्या कंड्यूसिव होता हुआ नजर आएगा? अब क्या प्रेशर ईज ऑफ होता हुआ नजर आएगा आपको, और क्या फायदा होगा एक्चुअली? एकाएक तो मैं नहीं मानता हूं कि हमारे ऊपर जो दबाव है वो एकाएक ढीला हो जाएगा। इसमें समय लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर ही निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल। आज जैसा मैंने कहा कि जो कि एक सेंटिमेंट है, आज वो सेंटिमेंट बहुत कमजोर है। और एक आध और मतलब, हालांकि ये मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन जो भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उससे निजी निवेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, निजी निवेश के माहौल में निवेश की जिसको कहा जाए उसके विश्वास में, आत्मविश्वास में कोई बहुत बलशाली अंतर पड़ेगा 50 बेसिस पॉइंट से, ये मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं। करना चाहूंगा लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। ओके मिस्टर राय, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आईएफसीआई के प्रमुख और कोर मैनेजमेंट हमारे साथ बना हुआ है। हम आपको एक बार फिर से इस कंपनी के बारे में कुछ और डोप दे दें, कुछ और डिटेल्स दे दें। इस कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 3100 करोड़ रुपए का है। पिछले 1 साल में आईएफसीआई के स्टॉक में अगर आपने निवेश कराया तो ये काउंटर एक्चुअली 20% नीचे गिरता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन ये कंपनी दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और हमारे साथ बने हुए हैं आईएफसीआई के सीईओ एंड एमडी अतुल कुमार राय। राय साहब, आप स्पेशली फोकस करना चाहूंगा कुछ कंसर्न्स को जो एनालिस्ट आपकी कंपनी के लेकर लगातार उठाते रहते हैं। सबसे पहले आपकी लोन बुक को लेकर ज्यादा एक्सपोजर या फिर जो आउटस्टैंडिंग लोन बुक है उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता है पावर, रोड, रियल एस्टेट स्पेस से, जिसके आउटलुक को लेकर बाजार ज्यादा उत्साहित नहीं है। क्या आप कंसर्न है? कितना एक्सपोजर है इन कंसर्न एरियाज में और क्या हाल है एनपीएस का यहां पर? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा अधिकांश जो एक्सपोजर है वो एक तो पहली बात है कि लॉन्ग टर्म है,